आप शुरू कर... नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोक वाणी सभी का स्वागत है। और बड़े अरसे के बाद मैं ले आया हूं संदीप ब्रो को। संदीप भाई को मैं तब लाता हूं जब जब मैं बहुत सारे विषयों पर बातचीत करना चाहता हूं, और खास तौर पर अगर फिल्मों की बात करना चाहता हूं। हालांकि आज फिल्म विषय नहीं है, फिल्म थोड़ा बहुत आ जाएगा तो आ जाएगा। आज हम लोग बातचीत करेंगे, बतकही के मोड में रहेंगे। अभी की सबसे बड़ी खबर जो 24 घंटे से चल रही है, वह कभी एक जमाने में केजरीवाल के दामाद तक बता दिए जाते थे, और आज उन्होंने ठीक वही किया है जो मुगलिया या तुर्क सल्तनतों में उनके दामाद किया करते थे। पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी सिवाय 3-4 लोगों को छोड़ के चली गई भाजपा के साथ। और इस पर आप सिवाय कसमसाने के, यानी आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, वो सिवाय कसमसाने के कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि ये पूरा का पूरा मर्जर हो चुका है। ये कहीं से कहीं डिफेक्शन रहा ही नहीं। 3 सांसद थे, तीनों के तीनों चले गए भाई। कानून के मुताबिक तो 2/3 चाहिए, उससे भी ज्यादा लोग चले गए। अब केजरीवाल के पास क्या है नहीं है, वो उसका एक राजनीतिक पक्ष है, लेकिन एक सामाजिक, एक धार्मिक धार्मिक कह रहा हूं मैं, और एक राष्ट्रीय पक्ष ये है कि क्या यह देखना बहुत जरूरी नहीं कि एक कमाल का आंदोलन जो आज नेपाल और बांग्लादेश में बाहर बनी हुई है, कभी अरब स्प्रिंग के नाम से जाना गया, वह मात्र 2 दशक में अपना दम तोड़ ले गया। इन 2 सवालों के साथ हम बातचीत करेंगे अभी की राजनीति पर। बंगाल भी थोड़ा सा छींटा मौजूद रहेगा, लेकिन पहले शुरू करते हैं सैंडी ब्रो। सर, धरती के सबसे कट्टर ईमानदार जी के बारे में आपका क्या कहना है? नमस्ते व्यालोक जी, सारे दर्शकों को भी नमस्कार। मेरे लिए खुशी की बात यह है कि अगर आम आदमी पार्टी ध्वस्त होती है, खत्म होती है, आम आदमी पार्टी तृणमूल से कम नहीं है। दोनों ही देश विरोधी पार्टियां हैं। अब पार्टियां क्या हैं, दोनों ही देश विरोधी इन्फेक्शन जो है भारत में फैलाने का कार्य करते हैं। तृणमूल पूरब से करता है और ये पश्चिम से करता है। 25 साल तक खालिस्तानी हिंसा चली, 95 में खत्म हुई। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 25 साल मिले शांति के पंजाब को। उसके बाद खालिस्तानी आंदोलन फिर पैदा किया इस आदमी ने पंजाब में जाकर। बॉर्डर स्टेट है हमारा, ड्रग्स इन्फेस्ट कर रखा है, इसके कार्यकाल में तो और बढ़ गया है। क्रिश्चियन मिशनरीज का पूरा आक्रमण हो रखा है। हम कैसे छोड़ दें उस प्रदेश को, कोई हमें बता दे। और उसके लिए यदि राघव चड्ढा या कोई भी अंटू बंटू शंटू जो भी आ जाता है, मुझे समस्या नहीं। मुझे अगर लार्जर पर्पस दिखता है कि ऐसी, और आम आदमी पार्टी, और आपने केजरीवाल के बारे में पूछा, ऐसा घनघोर देश विरोधी आदमी जिसकी पैदाइशी बाहर के पैसे से हुई हो, और दिल्ली मीडिया के बारे में आपके हमारे विचार करीब करीब एक ही जैसे हैं। उस दिल्ली मीडिया ने 1 महीना अपना पूरा इन्वेस्ट करके इस आदमी में, ये हमारे सर पे बिठा दिया इसको, पूरे भारत के सर पे ऐसा फोर्स बना दिया इसकी। और उसके बाद 10 साल तक इसकी छवि चमकाते रहे। दिल्ली बर्बाद होती रही, दिल्ली मीडिया केजरीवाल की छवि चमकाती रही। और खालिस्तानियों के साथ मिलकर पंजाब का क्या दुर्दशा किया वो हमारा आप जानते हैं। दिल्ली में इसने बांग्लादेशी भरे, दिल्ली से हिंदू मजदूरों को भगाया इसने कोविड में। इसके पापों की तो कोई सीमा ही नहीं। दुर्योधन प्रोमैक्स है ये आदमी, अधर्मी भी है और विक्टिम कार्ड भी खेल ले तो छवि चमका के रखता है। और दिल्ली मीडिया ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा था वो हमें पंजाब का, आपको, आप बंगाल की हम लोग बात करते हैं, बड़ी दुर्दशा है, बिहार से बदतर हो रखा है। बिहार यूपी तो अभी फिर भी बेहतर है। बंगाल की दुर्दशा के बारे में दिल्ली मीडिया नहीं बताता। पंजाब की दुर्दशा के बारे में रत्ती भर बात नहीं करता। इस केजरीवाल ने भी पंजाब केसरी अखबार की लाइट काट दी, वहां के लोगों को पीटा, मीडिया पर भयानक हमला किया इसने। कोई दिल्ली मीडिया बोला? कुछ नहीं बोला। मीडिया पर हमला केजरीवाल कर दे, ममता कर दे, तो उनको फ्री पास है कि चाहे जिसकी जान मार दो, खत्म कर दो, कुछ भी कर दो। लेकिन जितनी घटनाएं बंगाल में हुई, किसी अगर भाजपा शासित प्रदेश में हो जाती तो ये लोग तो इस्तीफा मांग लेते। आज तक ममता और भगवंत मान का इस्तीफा नहीं मांगा गया है। अगर इन कुकर्मियों को
जिस भाषा में जो भाषा समझ में आती है, इनको यही भाषा समझ में आती है तो यही से। और ये पैसे का मैटर नहीं है। लवली यूनिवर्सिटी वाला बहुत पैसे वाला है, अशोक मित्तल। अशोक मित्तल ही नाम है उनका शायद। और आपका हरभजन जी के पास भी पैसे की कोई कमी नहीं है। राघव चड्ढा फ्रॉड आदमी तो है, फ्रॉड तो है। वो अपना जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है और जितना पैसा खर्चा करता है उसमें कहीं कोई मतलब सामंजस्य ही नहीं है। बट और मुझे कतई पसंद नहीं है वो आदमी। लेकिन मैं जब देखता हूँ कि भाजपा का लार्जर पर्पस क्या है, अगर बॉर्डर स्टेट्स हैं वो भी ऐसे सेंसिटिव, और ये दोनों स्टेट्स की एक ही कहानी है। हमारा कल्चर जी, ओ जी साडा पंजाबी कल्चर, ओ जी हमार सुनार बांग्ला, करते करते देश से अलग हो गए और अपनी 3/4 भूमि मुसलमानों के हाथ छोड़ के चले आए, दोनों के दोनों। कैसे सेंसिटाइज करेगा इनको? भारत बाहर, इनके अंदर भारत बाहर से ही डालना पड़ेगा कि भाई आप भारत के हैं। आप भारत के अंदर नहीं रहेंगे, आप अपने आप को भारत का नहीं मानेंगे, तो आपकी सभ्यता भी खत्म हो जाएगी। बचा लो, पाकिस्तान में कौन सा पंजाबी कल्चर है? और ये क्या नाम है इसका, बांग्लादेश में कौन सा बंगाली कल्चर बचा के रखा है? सब जगह बुरकई पहना के घुमा रहे हैं सबको। हज करने जा, बांग्लादेश से हज करने जा रहे हैं रेगिस्तान में, हरी भर, जहां पानी की कोई कमी नहीं है। गंगा ब्रह्मपुत्र बह रही हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा वाटर रिच एरिया है। वो अपने आप को किसका वंशज मान रहा है? रेगिस्तानियों का। मतलब कोई तुक बनता है, लेकिन बस वह सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया तो हालत खराब हो गई। ये हाल करते हैं लोग। तो ये दिल्ली में रोहिंग्या भर रहा था केजरीवाल, ममता भेज रही थी, ये रख रहा था दिल्ली में। ये सब एक ही थैली के हैं, बाहरी पैसे से फंड किए हुए भारत को डिस्टर्ब करने के लिए। अगर इनको डिस्टरबेंस होती है, इनके जमीन पाँव के नीचे से जमीन खींची जाती है, आई एम वेरी हैप्पी। जी बेलू जी। उससे दो सवाल और उपजते हैं। आज जी। मैं पूरा आपका इंटरव्यू मोड में रहूंगा, बतकही भी होगी लेकिन इंटरव्यू मोड में के इससे भाजपा के वॉशिंग मशीन बनने या गंदे नाले में बदल जाने को कैसे आप डिफेंड कर रहे हैं, ये जरा एक बताइए। नाम एक नाम पहला लेता हूँ मैं, सवाल नरेश पहला सवाल नरेश पहला अग्रवाल। सवाल हाँ पहला, ठीक, ओके। इसी का दूसरा अंश ये है कि भाजपा में जिस तरह से बाहरियों की भर्ती हो रही है, आज 3 बड़े स्टेट्स हैं। असम बाहरी व्यक्ति है, उत्तर प्रदेश बाहरी व्यक्ति है, और बिहार पूर्ण बाहरी व्यक्ति है। कैसे बाहरी व्यक्ति हैं? योगी आदित्यनाथ को भी मैं बाहरी ही कर रहा हूं, इसलिए कि वो भाजपा के या संघ के थ्रू नहीं आए हैं, राइट। असम में हिमंता तो कांग्रेस से आए हैं, और ये जो है बिहार के सम्राट चौधरी, ये भाई साहब तो राजद, जदयू, फिर मतलब हर एक पार्टी से होके तब भाजपा में आए हैं। तो इन दोनों प्रश्नों को भी जरा टच कीजिए सर, कि बिल्कुल बिल्कुल इसको कैसे बिल्कुल सर। समझेंगे। बाहरी की भी बात करूंगा, अंदरूनी की भी बात करूंगा। बाहरी एक नरेश अग्रवाल आया था, भाजपा ज्वाइन की थी उत्तर प्रदेश में। वो अगर आधा नहीं तो 1/4 सीएम तो वो था। ठीक है, बहुत मजबूत आदमी था। आपका समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव की सरकार में ऊर्जा मंत्री रहता था हमेशा, जब जब मुलायम की सरकार आती थी। और पूरे प्रदेश के ऊर्जा का बंटाधार कर रखा था, करप्ट टू द कोर। दूसरा ये कि उसने घटिया बातें भी कही थी राम जी के बारे में संसद में, ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है। पर यदि उत्तर प्रदेश में सपा को कमजोर करने के लिए भाजपा ने उसको अंदर रख लिया, उसके पर कतर दिए, आपको आखिरी टाइम वो आदमी कब दिखा था कुछ बोलते हुए, कुछ करते हुए, कुछ कहते हुए? कहीं नहीं दिखेगा। ठीक है। संगत का भी असर पड़ता है सर। दूसरा, जगदम्बिका पाल, वक्फ एक्ट में जो भी जेपीसी बनी उसका हेड कर रहे थे, कांग्रेस से आए थे जगदम्बिका पाल, सांसद थे उत्तर प्रदेश के। आप कर्म क्या करते हैं? आपके कर्मों पर ही हमारे यहाँ सनातन में, हमारे हिंदू समाज में सारी पैरामीटर, सारी एनालिसिस कर्म पर होती है। आप कर क्या रहे हैं? आप करेंगे क्या? केजरीवाल की तो छवि शानदार बनाई गई थी, किया क्या उसने? बाहर से आ रहे हैं, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। बाहरी आदमी पार्टी पे आके कब्जा तो नहीं कर रहा ना। पार्टी में अभी भी अगर राघव चड्ढा आएगा तो किसको खराब कर देगा? है तो नहीं, घटिया आदमी।
पार्टी पर तो कब्जा दो गुजरातियों ने कर लिया है, जैसा कि आलोचक कहते हैं। गुजरातियों ने नहीं किया, फिर वही बात सर, गुजरातियों ने नहीं किया है, पार्टी पर कब्जा भी नहीं है। आज आप बिहार से ही एक भाजपा के अध्यक्ष को लेकर गए हैं, बिहार से लेकर गए ना, कोई गुजराती तो नहीं बना दोबारा। या सुनील बंसल जी हैं, या जो भी नाम चल रहे थे, भूपेंद्र यादव, कोई हरियाणा से है, कोई राजस्थान से है। कब्जा नहीं है देश में किसी क्षेत्र का, विचारधारा का कब्जा है, इसमें कोई डाउट नहीं। पर्पस का कब्जा है। पर्पस क्या है? पार्टी विद अ डिफरेंस है, 100% है। डिफरेंट क्या है? नाम में भारत है, किसी और के नाम में भारत दिखा दीजिए मुझे। एक इंडियन नेशनल कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, कोई जनता दल है, कोई लोक दल है, कोई ये है, कोई डीएमके, किसी के नाम में भारत नहीं है। और कम से कम कर्म में भारत। सारी पार्टियां तृणमूल से ऊपर से लेकर नीचे सब एंटी हिंदू हैं, सब एंटी हिंदू हैं। ये एक पार्टी कम से कम एंटी हिंदू तो नहीं है। किसी लोग, अब मैं क्या कह रहा हूँ कि प्रो हिंदू तो है, लेकिन कई लोगों को आपत्ति हो जाएगी, कह रहे इतनी भी हिंदूवादी नहीं है जितनी होनी चाहिए। तो हम कह रहे हैं भाई साहब, कम से कम एंटी हिंदू तो नहीं है। बंगाल के हिंदुओं की रक्षा के लिए तो पहुंचे हैं 15-15 दिन, जो भी वहां कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं। यूपी में, चलिए, यूपी राघव के, चड्ढा को जी, हमने थोड़ा ज्यादा समय दे दिया, सैंडी ब्रो नहीं को। नहीं नहीं नहीं, एक आखिरी बात चलिए, सर। थोड़ा नहीं, पर्पस, वो कर लीजिएगा, वो और कर मैं लीजिएगा। अंदरूनी की बात करूंगा। आपके अरुण शौरी अंदरूनी थे, आपके शत्रुघ्न सिन्हा अंदरूनी थे, मुरली मनोहर जोशी जी, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, पर कह रहे हम लोग विश्वगुरु ना है, ना बनेंगे, ना सोचना चाहिए इस समय में, इस काल में। अंदरूनी में भी कोई परफेक्ट नहीं है यहाँ पर, ना पूरी पार्टी परफेक्ट है, पर एक रूथलेसनेस है कि हम सामने वाले को छिन्न भिन्न कर देंगे, और ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने बदतमीजी की तो पूरी पार्टी छीन लाए ना। शिवसेना को बचा लिया उद्धव ठाकरे के और मुसलमानों के कब्जे से, शिंदे जी के हाथ में देके। अगर आम आदमी पार्टी का भी वो हाल होता है तो वंडरफुल, क्या समस्या है? एनसीपी में प्रफुल्ल जो ये थे, इनके क्या नाम है, प्रफुल्ल पटेल आ गए, और उसके बाद अजीत पवार थे। ये लोग करप्ट नहीं थे? महाकरप्ट थे, भयानक करप्ट थे। पर आपका महाराष्ट्र तो सिक्योर हो गया। बात पार्टी की नहीं, बात पर्पस की अच्छा, है। चलिए, वो जी सैंडी ब्रो फिर एक अलग बहस होगी कि भाई जी जी। पर्पस में मतलब करप्शन कैन बी नेग्लेक्टेड इफ नेशनल सिक्योरिटी इज इट कंसर्न, इट वो इज एक नॉट अलग विषय नेग्लेक्टेड। है। करप्शन इज नॉट अ वन डे अफेयर, एक दिन में खत्म नहीं हो रहा है। 60 साल आपकी ठीक है, ब्यूरोक्रेसी वही करप्ट है। वही मैं ब्यूरोक्रेसी। कह रहा हूँ, हम्म। वही मैं कह रहा हूँ कि वो अलग वीडियो का विषय है। इस पर आप हाँ हाँ। दो लाइन में क्या कहेंगे, वो हाँ हम सही लोग बात। करेंगे। अभी फिलहाल जी चला जाए, थोड़ा बंगाल की चाट खिला दीजिए आप, और जी सर। उसके बाद आगे हम लोग कहीं और चलेंगे। बंगाल में क्या हो गया, और ये सेकेंड फेज से पहले ममता दीदी ने कह दिया कि भाई हमें गद्दी नहीं चाहिए। अब जो खबरें आ रही हैं कि सेकेंड मतलब मोटा भाई कह रहे हैं कि भाई हम तो 112 से गिनती शुरू कर रहे हैं फर्स्ट फेज में। हम्म। तो अभी बंगाल में ये जो परिवर्तन दिख रहा है सतह पर, और 4 मई को अगर ये सचमुच हो गया तो उसके पीछे आपको क्या लगता है? सर, लगता क्या है, ये आवश्यक था, इस समय की मांग थी, भारत के लिए बड़ा आवश्यक था। नहीं, कैंसर हो रखा उसमें था क्योंकि बंगाल को। हमने हर एक जगह भाजपा को हम्म। ये किया है, कोट किया है, और राघव चड्ढा मामले से शुरू किया है, तो मैं प्रश्न को थोड़ा और अच्छा बना देता हूं, मतलब एकदम हम्म। स्टार्ट बना देता हूं। प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दिख रही है, लोग तो कह रहे थे कि मोदी जीवा का जादू खत्म हो गया। लोग कह रहे थे कि भाजपा को इस बार सबक मिल जाएगा। हाँ, तो वो बंगाल में सरकार, मैं तो ये कहता हूं कि अगर सरकार नहीं भी बनाए और मात्र 110 112 भी ले आए, तो भी ये देखना चाहिए कि 2% की पार्टी पिछले चुनाव में कहां पहुंची और अभी कहां पहुंच रही। लेकिन इस बार तो माहौल ऐसा है कि जैसे सरकार बन रही है, हालांकि पिछली बार तो इससे पहले से माहौल बन गया था, हालांकि सरकार नहीं बनी थी, और लोगों ने ऐसे बिहेव किया कि बताइए, इतनी बुरी हार हारे हैं। अरे, कहां से 77 सीट पर पहुंचे थे और उसको भाजपा की हार बना दिया भाई लोगों ने। कमाल की बात है हमारे देश के मीडिया की। खैर, मीडिया पर मैं क्या बोलूं,
मतलब बोलने को तो खैर। तो में आप कैसे देख रहे हैं कि भाई मोदी जी की तो फिर से वही एक बार झाल मुड़ी खाते हैं और गाना बनने लगता है, बताइए। सर एक बात और कहना चाहूंगा ये मीडिया के बारे में। 2021 मई में कोविड का आपदा काल चल रहा था, पूरा देश जो है आपदा में था, और उस समय बंगाल में चुनाव हो रहा था और ममता को फ्री पास मिला हुआ था। क्या सुरक्षा दे पाते, क्या कर पाते, भारत देखते कि बंगाल देखते? ये भी थोड़ा सा लोगों को समझना चाहिए कि किस काल में उस समय थे, भूल नहीं जाना चाहिए कि उस समय हो क्या रहा था। खैर, कमिंग बैक टू मेरे लिए, अब इस समय राजनीति मायने नहीं रखती है। मेरे लिए ये मायने रखता है कि बंगाल का इस पूरे चुनाव के माहौल में हिंदू जागा है, जगा हुआ दिख रहा है, हिंदू सड़क पर दिख रहा है, हिंदू होने का गर्व कर रहा है। और ये भाजपा बाहर से गई है, बाहर ही है ना, बाहर से गई है या वहां के लोगों के माध्यम से उन्होंने उनको पुश किया, उनको पूरा एम्पावर किया, जो भी जैसे वो कर सकते हैं। बंगाल के हिंदुओं को मौका दिया गया कि भाई जनतंत्र है, लोकतंत्र है, आपकी जमीन है, आपको लड़ना है, आपको ही भिड़ना है, आपको निकलना है। और यदि वोट देने के लिए लाठी डंडा लेकर निकलना पड़े तो भी उचित है। और 4 मई को आप अगर जीत जाते हैं तो 2-4 लाठी टीएमसी वालों को जरूर मारिएगा, ये भी जरूरी है कि उन्होंने जो किया है उनको उनकी भाषा में जवाब देना बहुत आवश्यक है। टीएमसी हो, चाहे कोई मुस्लिम कार्डर हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे कोई भी हो, वो तृणमूल तो बस एक मुखौटा है। ममता मुखौटा है, पीछे मुसलमान खड़ा है फुल फोर्स के साथ में। आक्रांता है वो, उसका इलाज लाठी डंडा से ही होना चाहिए। जो हथियार वो लेके आते हैं उन्हीं हथियारों से उनका इलाज होना चाहिए। तो सीआरपीएफ दर्शकों, चुनाव के 1 महीने बाद भी चली जाएगी। अब जीतना है और लड़ते रहना है इस पूरे कार्डर से। 5 साल पूरा लड़ लड़ के इनको खत्म करना है, ये बीमारी है। कमिंग बैक, मेरे लिए ये ज्यादा मायने रखता है। जीतेंगे हारेंगे वो अपनी बात है, वो क्या होगा रिजल्ट, तो 2024 में क्या रिजल्ट आए थे, क्या माहौल था, जमीन आसमान का फर्क है। तो मैं तो 4 मई का इंतजार करूंगा। पर ये जो पूरे फैक्ट्स दिख रहे हैं, सड़क पर हिंदू दिख रहा है, मोदी जी के रोड शो में देख रहे हैं, लोगों की कहानियां आ रही है। एक बूढ़ी महिला से पत्रकार ने पूछा कि माँ वोट कराई, बोली हाँ, किसके लिए किया, क्या मुद्दे हैं, उन्होंने बोला शांति के लिए। पूरे भारत में आज तक किसी एक वोटर ने एक सही बात कही कि ये मेरा मुद्दा है शांति के लिए, ये सुनने को मुझे बंगाल में मिला। ये मेरा सबसे बड़ा चीज, मतलब मैं बंगाल चुनाव का सबसे बड़ा अचीवमेंट मानता हूँ। और दूसरी बात है कि इस नौबत तक आने क्यों दिया बंगाल को? क्या शांति की तलाश में आपको जो है अपनी एक सरकार बदलनी पड़ रही है? कितना झेला है इस बंगाल ने, और इन्होंने अपने कुकर्मों से भी झेला है। अपने सर पे 35-35 साल कम्युनिस्ट बिठाओगे तो झेलोगे तो है ही। और कम्युनिस्ट तो अंततः इस्लामिक बना ही देगा किसी भी जगह को, होना वही है। कम्युनिस्ट आता है, फिर इस्लामिक बनाता है, फिर छोड़ के भाग जाता है। तो मेरे लिए मायने ये रखता है कि बंगाल का हिंदू जागा है। स्पेन में 4% ईसाई बचे थे, बाकी स्पेन पर इस्लाम का पूरा कब्जा हो गया था। 4% ने 200-300-400 साल लड़ाई लड़ी, पूरा स्पेन से मुसलमानों को मार के भगा दिया बाहर, फिर अफ्रीका के टॉप में भाग गए सब। और स्पेन आज भी उन मुसलमानों का सपना है। अब ठीक है, वो दूसरे तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस बंगाल बंगाल जब हम बात करते हैं तो हम बांग्लादेश क्यों भूल जाते हैं? वो भी तो बंगाल है। वो बंगाल नहीं है क्या? इतना सा छोटकू सा एक बंगाल हमको छोड़ दिया गया कि अरे बस इतना ही बंगाल है, उसको पश्चिम बंगाल बोल दिया गया। इतनी नौबत आई कैसे? और 47 के बाद भी आई। मरे कटे, डायरेक्ट 47 के एक्शन डे बाद हुआ, ज्यादा सब आई। हुआ, क्या नहीं हुआ, उसके बाद भी ये हाल। 47 के बाद ज्यादा आई, 71 के बाद भी ज्यादा आई, क्योंकि हाँ, लोगों को प्रगतिशीलता और ये आत्मघात वहीं पर का फिर जबरदस्त मीडिया नशा वाले चढ़ा हुआ। बुद्धिजीवी सब गाली खाएंगे। यही यही इस नौबत तक पहुंचाने में, जब भी केजरीवाल की बात हो रही थी कि दिल्ली का बंटाधार किया, पंजाब का बंटाधार किया, केजरीवाल को फ्री पास है, वैसे कम्युनिस्टों को फ्री पास था। देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बिरला जी, सड़क पे कपड़ा फाड़ा गया, नंगा किया गया, सिर्फ चड्डी में वो अपने ऑफिस गए, और किसी आज तक हवा ही नहीं है किसी को। मीडिया शांत हो गई क्योंकि किया कम्युनिस्टों ने था। कम्युनिस्टों का सब अलाउड है, हत्याएं अलाउड है, रेप अलाउड है, सब अलाउड है मीडिया के द्वारा। यूपी में तो एक घटना हो जाती है, लड़की छिड़ जाती है तो चढ़ बैठते हो। अब बंगाल में क्या हो रहा है? उस पर कभी ममता से इस्तीफा मांग लेते। तो ये जो एक पूरा तंत्र टूट रहा है ना, और इस तंत्र का दम्भ टूट रहा है। राजदीप की बीवी है ना बंगाल में,
राज्यसभा सांसद बना के भेजा था। आम आदमी पार्टी वाले इनके बड़े करीबी हुआ करते थे राजदीप के। इसकी बीवी भी ज्वाइन कर लेगी ना जिस दिन भाजपा, मुझे असली खुशी उस दिन होगी। ज्वाइन करा के कोने में बिठा दिया, रहो बहन, और अगली बार राज्यसभा की सीट भी नहीं दी, जाओ। इन लोग के घर में घुसना है, इतने घटिया लोग हैं कि इनके घर में घुसकर इनके मुंह में भाजपा भर देना है। अब कोई ओके। सफेद, इनका शुद्धिकरण होता है, भाजपा का वॉशिंग मशीन नहीं है, जो आता है ओके, उनका शुद्धिकरण होता है जी। तो तो बंगाल इसलिए महत्वपूर्ण है। इस संदीप भाई ने जो बात जहां से शुरू हुई थी वहां पर लाके खत्म कर दी, और मैं संदीप भाई को रोक नहीं रहा हूं, दर्शकों श्रोताओं, लेकिन थोड़ा सा समय की मर्यादा का, इसलिए जी ऐसा नहीं है कि मैंने उनको बोलने नहीं दिया है, लेकिन नहीं नहीं, पर्याप्त, हम मेरे भी यही इतना ही तमाम कहना ही बातों था। की बातचीत को, चूंकि ये धंधा है, पेशा है, और मैं पेशेवर पत्रकार हूं, इसलिए बीच बीच में मैं रोक देता हूं। लेकिन धंधे और पेशे को जिस तरह गलत शब्द बनाया गया, जो ध्यान में आता है, क्या आता है, अभी मैंने धंधा और पेशा कहा तो संदीप भाई की पेशानी पर हल्का सा बल पड़ा, जो किसी ने गौर किया या नहीं, मैंने गौर किया। क्यों? क्योंकि वो अब रूढ़ हो गया है। तो काम है पत्रकारिता, आप जब उसको धंधा और पेशा बनाएंगे ना, तो आप रवीश कुमार बनेंगे, तब आप अजीत अंजुम बनेंगे, तब आप व्यालोक नहीं रह पाएंगे। बहरहाल, आज हमने कई विषयों पर चर्चा की, और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि जिस तरह 2014 में अगर उसको सांस्कृतिक क्रांति कहा जा रहा है, तो 2026 में बंगाल चुनाव ने इस देश में एक बड़ी विभाजक लकीर खींची है कि हिंदुओं के मसले पर बात करना है। 2014 में यह तय हुआ कि हिंदुओं के मसले पर बात किए बिना आप राजनीति नहीं कर सकते हैं, और 2026 में अगर बंगाल ने ममता बनर्जी की सत्ता को पलट दिया या अच्छे से हिला भी दिया, तो ये तय होगा कि अब बंगाल में हिंदू राजनीति ने नई करवट ले ली है। बंगाल फिर से राष्ट्रवाद का गढ़ बनने जा रहा है। अभी के लिए इतना ही। संदीप भाई, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों श्रोताओं, आप जिस तरह अपने स्नेह की गंगा में हमें नहाते रहते हैं, डुबकियां लगवाते रहते हैं, प्लीज बरकरार रखिए। मेरा दूसरा ठिकाना प्रारब्ध है, आप सभी को पता है। तो फिलहाल हमें दीजिए आज्ञा, फिर मिलेंगे एक छोटे से विराम के बाद। जय जय सिया राम। जय जय श्री राम।